हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशनल चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करके कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा आपको उस चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका 7वां पाठ व्यापार और भूमंडलीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको हम पढ़ाते हुए चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, अर्थात वैश्वीकरण क्या होता है, इस बात से आप क्या समझते हैं। तो साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। अगर साधारण भाषा में वैश्वीकरण शब्द का अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। ये जो वैश्वीकरण होता है, इस वैश्वीकरण के अंतर्गत कोई भी विदेशी उत्पाद अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं। अगर हम अपनी साधारण भाषा में बताएं कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण एक ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें कोई भी देश अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर बोला जाए तो वह अपने पूरे विश्व में अपने सामान को, अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है, तो उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया कि इस प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल, अर्थात जो हमारे देश में जो माल बना है, जो वस्तु बना है, और सेवाएं, जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं, वे दूसरे देशों में बेच सकते हैं। और इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से परस्पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जो वैश्वीकरण है, इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है। जैसे कि भारत किसी दूसरे देश पर पेट्रोल और डीजल के निर्भर रहती है, उसी प्रकार कोई दूसरा देश भारत पर पानी के लिए निर्भर रहती है, उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण। तो चैप्टर का ही नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। जो भूमंडलीकरण होता है वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है। जो भूमंडलीकरण होता है यह इन प्रकार के सभी जीवन की विश्वव्यापी की संयोजन है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों के, अर्थात विश्व के किसी भी भाग में कोई भी लोग हो, सभी विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत होने का सफल प्रयास करता है, अर्थात सभी को एक करने का प्रयास करता है, उसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। अर्थात इससे पहले जो आपने भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ा कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक और भौतिक स्तर पर सभी व्यक्तियों को एकत्रित करने का काम करती है। तो यह जो भूमंडलीकरण है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या योगदान था, उस बात को स्पष्ट करें। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका थी भूमंडलीकरण में। तो 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिमाण भी काफ़ी बढ़ा। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संस्था तथा पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, का बहुत बड़ा योगदान था। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों कंपनी का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य तत्व है।
अर्थात यह जो भूमंडलीकरण है, इस भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या योगदान था, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका योगदान यह था कि जैसे जैसे 19वीं शताब्दी के मध्य से पूंजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, उसी प्रकार भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया, अर्थात बड़ा होता गया। इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई थी और व्यापार का परिमाण भी काफ़ी बढ़ गया था। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया और इसी के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संस्था तथा पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, उन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान था। और मुक्त बाजार का प्रसार एवं उद्योग का सेवा क्षेत्र का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य तत्व है। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भूमंडलीकरण में मुख्य योगदान था। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें, अर्थात भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उन प्रभावों के बारे में बताएं। तो भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा, अर्थात जो भूमंडलीकरण है इसके प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। भूमंडली के कारण भारतीय लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अवसर को उपलब्ध कराया गया, अर्थात जब भूमंडलीकरण भारत में आया तो इसी के कारण भारतीय लोगों को जीवन स्तर जो था वह ऊंचा उठ गया। और भूमंडलीकरण के कारण ही भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अवसर भी उपलब्ध कराए गए, जिसके कारण भारतीय लोगों को जीविका उपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया, जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। ये जो सभी के सभी सुविधाएं, ये सभी के सभी भूमंडलीकरण के प्रभाव से ही भारत में आए थे। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई थी, जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। अर्थात जब भूमंडलीकरण भारत में आई थी तो उसी के कारण भारत में सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई थी। और जब सूचना एवं क्षेत्र की क्रांति में आई थी तो इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार का अवसर मिला था, अर्थात रोजगार के अवसर पैदा हो गए थे। तो भूमंडलीकरण जो था उसने भारत पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला था, क्योंकि जैसे ही इसने भारत पर प्रभाव डाला था तो सबसे पहले तो भारतीय लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया था और भूमंडली के कारण भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अवसर को उपलब्ध कराया गया और बहुत सारे सुविधाएं भी प्राप्त कराई गई भूमंडलीकरण के कारण ही, जैसे कि ट्रेवल की एजेंसी की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस की सुविधा, आवासीय होटल की सुविधा। और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी भूमंडलीकरण के कारण क्रांति आई और इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। तो इसी प्रकार भूमंडलीकरण ने भारत पर इन प्रकार के प्रभावों को डाला था। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, अर्थात जो आर्थिक संकट होता है इस बात से, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है कि आर्थिक संकट क्या होता है। तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों रोज बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं, बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दाना में बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती है। अर्थात अगर आर्थिक संकट समझा जाए तो जब हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आ जाती है तो उसी स्थिति को आर्थिक संकट कहा जाता है। और आर्थिक मंदी हमारे अर्थव्यवस्था में कैसे आती है? तो जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात ना ही कृषि से कोई उत्पादन होता है, ना ही उद्योग और व्यापार चलते हैं, वे सभी के सभी रुक जाते हैं, तभी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब उद्योग नहीं चलते हैं, व्यापार नहीं चलता है और कृषि नहीं होता है तो लाखों रोज बेरोजगार हो जाते हैं और बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन हो जाता है तथा वस्तु और मुद्रा दाना में बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो इसी को आर्थिक संकट कहा जाता है। तो आर्थिक संकट आपको साधारण भाषा में समझना है कि जब लाखों रोज बेरोजगार हो जाते हैं, कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है, तो उसे ही आर्थिक मंदी अर्थात आर्थिक संकट कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति क्या थी? ये जो औद्योगिक क्रांति है, इस क्वेश्चन को हमने आपको 6 चैप्टर वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, शहरीकरण एवं शहरी जीवन वाले पाठ में। तो वही सेम आंसर इसमें भी है कि जो औद्योगिक क्रांति थी यह क्या थी। तो साधारणतः औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति थी। अर्थात औद्योगिक क्रांति उसे कहा जाता है
कि जब किसी वस्तु का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा अर्थात मनुष्यों के श्रम के द्वारा न होकर किसी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा और कारखानों में होता है, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। जैसा कि वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा कारखाने में व्यापक पैमाने पर अर्थात बहुत बड़े स्तर पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन होता है, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब आया था तो औद्योगिक क्रांति से बहुत सारे मानव के काम छूट गए थे, क्योंकि वहाँ उत्पादन में मानव श्रम का कोई भी काम नहीं था, जिस कारण वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से होता था और कारखानों में बड़े पैमाने पर होता था, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को करने का अर्थात इस सम्मेलन को बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था। यह जो सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यह कब और कहाँ हुआ था, यह आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसलिए की गई थी कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता लाई जाए और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था प्राप्त किया जाए, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि सभी जगह रोजगार उपलब्ध हो सके और विश्व में आर्थिक स्थिरता आ सके और विश्व शांति की स्थापित की जा सके। और यह सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? अर्थात इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति होता क्या, तो यह जो औद्योगिक क्रांति है इसने किस तरह से विश्व बाजार के स्वरूप को ही विस्तृत कर दिया था। तो विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम विश्व बाजार ने किया था। यह जो औद्योगिक क्रांति था, इस औद्योगिक क्रांति में विश्व बाजार के स्वरूप को किस तरह विकसित किया था? तो विश्व बाजार के स्वरूप को विकसित करने में औद्योगिक क्रांति की जो भूमिका थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का जो काम था वह विश्व बाजार ने ही किया था। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो उपनिवेशवाद है उसने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही व्यापार, पूंजी के प्रवाह और श्रमिकों के पलायन ने भी विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया है। अर्थात श्रमिकों के पलायन अर्थात वहाँ के कारखानों में श्रमिक जाकर काम करने लगे, पूंजी का प्रवाह और व्यापार, इन सभी चीज़ों ने भी विश्व बाजार के स्वरूप को बहुत विस्तृत किया अर्थात बहुत अधिक बड़ा किया है। तो इसमें पूछा यही जा रहा था कि जो औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुआ था, इस औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को ही विस्तृत कर दिया था, अर्थात विश्व बाजार के स्वरूप को किस तरह बड़ा किया था। तो विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की भूमिका तो थी, वह महत्वपूर्ण ही थी, लेकिन कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम भी विश्व बाजार ने ही किया था। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद का भी महत्वपूर्ण योगदान था और साथ ही व्यापार, पूंजी के प्रवाह, श्रमिकों के पलायन ने भी विश्व बाजार के स्वरूप को बहुत बड़ा किया था। इसके बाद विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अर्थात जो विश्व बाजार के बारे में इससे आपने पहले पढ़ा कि विश्व बाजार को विस्तृत किया था औद्योगिक क्रांति ने, तो यह जो विश्व बाजार है इसमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, उस लाभ और हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो विश्व बाजार के लाभ और हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नलिखित है। यह सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। यह जो विश्व बाजार होता है यह सभी वर्गों के हित की सुरक्षा करता है। इससे व्यापार और उद्योग को तीव्र गति मिली। जब विश्व बाजार लगना शुरू हुआ तो इस विश्व बाजार के कारण ही व्यापार और उद्योग को तीव्र गति मिली। बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। विश्व बाजार के शुरुआत होते ही बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का भी उदय हुआ अर्थात शुरुआत हुआ। उपनिवेशों और औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण हुआ, जिससे भारत में, इससे पहले अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि भारत में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण विश्व बाजार के स्वरूप से ही हुआ था। कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुई अर्थात सभी लोग शहरों में रहने के लिए तात्पर्य हुए और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। और ये थी इसकी फ़ायदे कि विश्व बाजार के स्वरूप से हम लोगों को क्या लाभ मिले हैं, क्या फ़ायदे मिले हैं। और इसके बाद हानियाँ आपको जाना है, तो हानियाँ भी इससे निम्नलिखित है। तो इसकी जो पहली हानियाँ हैं, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ।
जब विश्व बाजार का शुरुआत हुआ तो उसी के आरंभ से एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी युग आरंभ हुआ था। गरीबी, अकाल और भूखमरी बढ़ गई थी। जब विश्व बाजार का स्वरूप बढ़ा था तो गरीबी भी बढ़ गई थी, अकाल और भूखमरी भी बढ़ गई थी और उग्र राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ था। तो ये तीन जो थे ये हानि थे कि विश्व बाजार के हानि क्या क्या थे, वे तीन हानि थे। और इसके लाभ क्या थे, तो लाभ आप जान सकते हैं, ये सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। इससे व्यापार और उद्योग को तीव्र गति मिली, बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का उदय हुआ, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण हुआ, जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया और शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुई। और हानियां पर अगर आप एक नज़र और डालें तो एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ, गरीबी, अकाल और भूखमरी बढ़ गई और उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो आपको कुछ लाभ और कुछ हानि, इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व बाजार के लाभ क्या थे और हानि क्या थे। गिरमिटिया मजदूरों पर एक टिप्पणी लिखें। तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ाया था और गिरमिटिया मजदूर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका अच्छे से ध्यान में रखना है कि गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आए थे, कहाँ भेजे गए थे। इस बात पर आपको इसकी टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जाए तो इसके बारे में आपको सभी बात याद रहना जरूरी होना चाहिए। तो गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत ले जाया गया था। जो गिरमिटिया मजदूर थे वे एक प्रकार के श्रमिक होते थे और उन्हें अनुबंध के अंतर्गत ले जाया गया था। इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। जो गिरमिटिया मजदूर थे इनको पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में भी ले जाया गया था गिरमिटिया मजदूरों को। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था और 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी थी। जो गिरमिटिया मजदूर थे इन सभी को गन्ना के उत्पादन करने में लगाया जाता था, लेकिन 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था ही बंद कर दी थी। तो गिरमिटिया मजदूर क्या थे, कहाँ से आए थे, इनका काम क्या था, तो आप समझ गए होंगे कि गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत ले जाया गया था। इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों अर्थात जैसे कि नकदी फसल में एक फसल गन्ना आता है, उन सभी के उत्पादन में लगाया जाता था, लेकिन 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था ही बंद कर दी थी। वृहत उत्पादन से आप क्या समझते हैं? यह जो वृहत उत्पादन व्यवस्था है, इस व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यह व्यवस्था क्या होता है? तो वृहत उत्पादन व्यवस्था का आरंभ हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग से किया था। जो वृहत उत्पादन व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का आरंभ अर्थात सबसे पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था हेनरी फोर्ड ने और कार उद्योग से किया था। इससे उत्पादन बढ़ा, लागत और कीमत में भी कमी आई, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई। साथ ही हायर परचेज किस्त पर सामान खरीदने की परंपरा भी आरंभ हुई। अर्थात जो EMI पर किस्त पर सामान मिलती है, यह किस्त पर सामान खरीदने की व्यवस्था वृहत उत्पादन व्यवस्था से ही शुरू हुई थी, क्योंकि कोई भी वस्तु एक बार में पूरा पैसा देकर खरीदना बहुत लोगों के लिए असंभव प्रतीत होता था। लेकिन जब वृहत उत्पादन व्यवस्था आई तो किस्त पर सामान खरीदने की परंपरा भी आरंभ हुई थी और इस परंपरा का आरंभ हेनरी फोर्ड ने कार के उद्योग से किया था और इस कार के उद्योग से उनका उत्पादन भी बढ़ा था, लागत और कीमत में भी कमी आई थी, मजदूरों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था तथा उपभोक्ता वस्तुओं की भी मांग बढ़ गई थी। साथ ही हायर परचेज अर्थात किस्त पर सामान खरीदने की परंपरा भी आरंभ हो गई थी। भारत में आर्थिक महामंदी के क्या प्रभाव पड़े? अर्थात जो भारत पर आर्थिक महामंदी हुई थी तो उस आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे? तो भारत पर आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे, जो कि निम्नलिखित है। आर्थिक महामंदी से भारत का आयात निर्यात व्यापार घटकर आधा हो गया था। अर्थात जब आर्थिक महामंदी हुई थी तो उस आर्थिक महामंदी से पहले भारत का आयात और निर्यात व्यापार बहुत अधिक होता था, लेकिन जब आर्थिक महामंदी हुई थी तो उसके महामंदी होने के कारण भारत का आयात और निर्यात का व्यापार पहले से घटकर आधा हो गया था। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ था। यह जो आर्थिक महामंदी हुई थी, इस महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ था। आर्थिक महामंदी से शहरी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन किसान बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। महामंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का निर्यात करने लगी थी। आर्थिक महामंदी के कारण ही महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा था। इससे पहले जो आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन उनको यह आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा था? तो आर्थिक महामंदी के कारण ही महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना पड़ा था।
इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने भारत से सोने का निर्यात करने लगी थी। आर्थिक महामंदी से सिर्फ और सिर्फ शहरी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन किसान इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और इससे भारत का आयात और निर्यात का व्यापार घटकर आधा हो गया था। तो यही सभी आर्थिक महामंदी के प्रभाव थे जो कि भारत पर पड़े थे। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसकी क्या उपलब्धियां थी? जो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन था, इस सम्मेलन को क्यों बुलाया गया था और इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी? अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौता की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन यह पूछा जाए अथवा यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, उस समझौता के बारे में बताएं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो आपको ध्यान रखना, ब्रिटेन वुड्स समझौता की व्याख्या करें या फिर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के सुझावों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इससे पहले भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि 1944 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में यह अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का भी गठन किया गया था। जब यह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो इस सम्मेलन के अंतर्गत 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का भी गठन किया गया था। पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान था उस संस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक बोला जाए या फिर विकास बैंक बोला जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, ये तीनों की तीनों बात एक ही है। तो यह जो ब्रिटेन वुड्स समझौता थी, इस समझौता के अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यह समझौता 1944 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। और इस सम्मेलन में 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का गठन किया गया था। पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डालें। अर्थात जब 1950 ईस्वी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण अर्थात विश्व बैंक को किस प्रकार क्या क्या उन्होंने प्रयास किए थे, उनके किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डालें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापक तबाही के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयास आरंभ किए गए थे। इसको आरंभ इसलिए किया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापक तबाही हो रही थी और उस तबाही के प्रभाव को ही कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रयास आरंभ किए गए थे। 1957 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर एक साझा बाजार की गई थी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था। विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए G77, G8, आसियान, ओपेक, दक्षिण एवं यूरोपीय संघ का गठन किया था। यह जो G77 है, G8 है, आसियान है, ये यूरोपीय संघ होते थे। इन संघों का गठन इसलिए किया गया था कि वे अपने विश्व व्यापार संगठन को बनाए रखें और अपने आप को उस द्वितीय विश्व युद्ध से बचाए रखें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सिर्फ तबाही के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयास को आरंभ किया गया था। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर एक साझा बाजार की गई थी और 1995 ईस्वी में विश्व बाजार का संगठन भी किया गया था और विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए भी G77, G8, आसियान, ओपेक, दक्षेक और यूरोपीय संघ का गठन किया था। इन संघों का गठन उन्होंने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए किया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ये क्या होती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। तो कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवाद देशों को बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियाँ हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ये कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अर्थात इसको अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय का काम करती है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, जो पूंजीवाद देश होते हैं अर्थात जिस देश में अधिक पूंजी होती है उन देशों की ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन 3 प्रभावों पर आधारित है? जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय है यह किन 3 प्रभावों पर आधारित है? तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 प्रकार के प्रभावों पर आधारित है और ये निम्नलिखित है। ये जो 3 प्रकार के प्रवाह आंतरिक विनिमय, इनमें पहला प्रवाह आधारित है व्यापार,
दूसरा है श्रम तथा तीसरा है पूंजी। व्यापार, श्रम तथा पूंजी यही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय पद्धति तभी चल सकता है जब व्यापार हो, श्रम मिले तथा पूंजी की व्यवस्था हो। तो श्रम, व्यापार तथा पूंजी ये तीन प्रकार के विनिमय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पद्धति हैं, क्योंकि अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय तीन प्रकार के प्रभावों पर ही आधारित है, और ये व्यापार, श्रम तथा पूंजी है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थानों के नाम लिखे। तो यह क्वेश्चन एकदम सेम, पहले भी आपने इसी क्वेश्चन को सेम पहले भी पढ़ा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखे कि किन 2 संस्थाओं का गठन किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थाएं थी, वह निम्नलिखित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं दूसरा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक आपने उसमें 2-3 नाम पढ़ा था, पुनर्निर्माण विकास, विश्व बैंक विकास, उसी प्रकार विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, इन 2 वित्तीय संस्थानों का ही गठन किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। इसमें पूछा यही जा रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन 2 वित्तीय संस्थानों का गठन किया गया था, उनके नाम को बताएं। तो पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा था विश्व बैंक। वर्तमान युग में कॉल सेंटर की क्या उपयोगिता है? जो आज वर्तमान युग है, इस वर्तमान युग में जो कॉल सेंटर होते हैं, उन कॉल सेंटर की क्या उपयोगिता है, क्या महत्वपूर्णता है? तो वर्तमान समय में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें बैठे बैठे किसी कंपनी के विषय में वांछित सुविधा प्राप्त की जा सकती है। जो वर्तमान का समय अर्थात अभी का समय है, इस समय में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं, जिसमें आप बैठे बैठे किसी भी कंपनी के विषय में वांछित सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप उस सिर्फ कॉल सेंटर में बैठकर किसी भी कंपनी की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कॉल सेंटर की सिर्फ यही उपयोगिता है कि वर्तमान समय में सबसे पहले तो कॉल सेंटर जगह जगह पर स्थापित कर दिए गए हैं, जिसमें आप बैठकर किसी भी कंपनी के विषय में वांछित सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें, अर्थात जो विश्व बाजार होता है उसका क्या स्वरूप होता है, उसके स्वरूप के बारे में बताएं। तो 19वीं शताब्दी में से विश्व में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब 19वीं शताब्दी का आरंभ हुआ था, उस 19वीं शताब्दी से विश्व में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। ये बदलाव आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों से आए थे, जिसका समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। ये जो बदलाव थे, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव और तकनीकी बदलाव, इन सभी बदलाव से समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, अर्थात बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादन के बढ़ते आकार के कारण कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था, जिसमें आपने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होते ही मानव श्रम को हटा दिया गया था तथा बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन होता था। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होते ही उत्पादन जब बढ़ने लगा, तो उत्पादन के बढ़ते आकार के कारण कच्चे माल को उपलब्ध कराने के लिए तथा तैयार वस्तुओं को बिक्री कराने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता हुई थी। और इस विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। यह जो विश्व बाजार था, इसके स्वरूप का जो आधार था वह कपड़ा उद्योग था, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति में कपड़ा उद्योग को ही चलाया गया था। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होता गया। जो औद्योगिक क्रांति फैलता गया, बढ़ता गया, तो उसके साथ साथ विश्व बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होता गया था। जो बाजारें थी वे विश्व बाजार बन गई, विश्वव्यापी बाजार बन गई। तो विश्व बाजार का स्वरूप क्या था, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि जैसे जैसे 19वीं शताब्दी में अनेक प्रकार के बदलाव आए, तो उसी के साथ साथ औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादन बढ़ने लगा, और उत्पादन के बढ़ते कारण कच्चे माल की उपलब्धि तथा तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए ही बाजार की आवश्यकता हुई, और इस बाजार का आवश्यकता को पूर्ण किया था विश्व बाजार ने। तो इस प्रकार आपको इस वीडियो में 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता, तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट और कर लें, और आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल पर स्वयं से भी पढ़कर उसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा, तो आप 100% एग्जाम में अपनी लैंग्वेज के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।